एक इंसान, एक इंस्पिरेशन, एक लेजेंड। बिना किसी सुपर पावर के होने के बावजूद भी आयरन मैन अपनी इंटेलिजेंस, ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की वजह से एक लेजेंडरी एवेंजर बना, जो बहुत ही कम समय में दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल सुपर हीरोज में से एक बना, जिसकी वैसे तो कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर खत्म हो चुकी है, लेकिन आयरन मैन की फैन फॉलोइंग हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और इसी फैंडम की चिंगारी को आयरन मैन की ट्रिलॉजी मूवीज ने भड़काया था। एंड ऑब्वियसली उन्हीं फैंस का हिस्सा हम और हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने हमें कमेंट्स में कई बार आयरन मैन मूवीज को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आयरन मैन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि आयरन मैन मूवी 90s और अर्ली 2000 में क्यों नहीं बन पाई थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले टोनी स्टार्क का रोल प्ले करने के लिए किन एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, किन किन रियल लाइफ पर्सनालिटीज पर टोनी स्टार्क / आयरन मैन को मॉडल किया गया था। इनके अलावा जानेंगे कौन कौन से विलेंस आयरन मैन 1 मूवी में दिखने वाले थे, और फाइनली जानेंगे इस मूवी ट्रिलॉजी के कई सारी अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब ये बात जानते हैं कि 2008 में आयरन मैन की शुरुआत हुई, जिसने ओवरऑल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की चिंगारी भड़काई। लेकिन हो सकता है कि आप ये बात नहीं जानते होंगे कि आयरन मैन की बनने की शुरुआत बहुत लंबे समय से चल रही थी, जहां पर आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि 1990 के दौरान मार्वल की हालत बहुत बेकार थी, जिसके कारण उसने अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स को बेचना शुरू कर दिया था। और इन्हीं में आयरन मैन के कैरेक्टर को यूनिवर्सल पिक्चर्स को बेचा गया था। यूनिवर्सल पिक्चर्स से जब इस पर मूवी नहीं बन पाई तो 1996 में 20th सेंचुरी फॉक्स ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। एंड एज यूजुअल इनसे भी सन 2000 तक इस पर मूवी नहीं बन पाई, और फाइनली यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी उठाई न्यू लाइन सिनेमा ने। लेकिन यहाँ पर न्यू लाइन सिनेमा के फाउंडर रॉबर्ट यानी बॉब शे आयरन मैन के पूरे कॉन्सेप्ट पर ही बिलीव नहीं करते थे, और एक इंसान हैवी स्टील सूट में उड़ सकता है, इस कॉन्सेप्ट का वो सेंस नहीं बना पा रहे थे। खैर, उम्मीद करते हैं कि आयरन मैन की कलेक्शन को देखने के बाद वो अपनी नींद के उड़ने का सेंस तो बना ही पा रहे होंगे। एनीवे, फाइनली 2005 तक जब न्यू लाइन सिनेमा ने कुछ नहीं किया तो इसके राइट्स वापस मार्वल के पास चले आए, और यहाँ पर मार्वल ने रिस्क लेकर खुद ही इस मूवी को बनाने का फैसला किया। ऑफ कोर्स आज जो टोनी स्टार्क का छाप हम सब पर छूटा है, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एक्टिंग और पोर्ट्रेयल को जाता है। लेकिन इनसे पहले भी इस रोल को प्ले करने के लिए कई बड़े कंटेंडर्स लाइन में थे, जहां पर शुरुआत में जब इस मूवी को 20th सेंचुरी फॉक्स डेवलप कर रहा था तो 97 में निकोलस केज ने इस कैरेक्टर को प्ले करने की इच्छा जताई थी। वहीं दूसरी ओर 1998 में भी टॉम क्रूज ने भी इस कैरेक्टर को प्ले करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस दौरान मूवी बन ही नहीं पाई। और फाइनली जब मार्वल स्टूडियोज ने इसकी जिम्मेदारी उठाई तो उन्होंने कॉलिन फेरेल, पैट्रिक डेम्सी, टिमोथी ओलिफेंट, यहाँ तक कि वुल्वरीन का कैरेक्टर निभाने वाले ह्यू जैकमैन को भी ये रोल ऑफर किया था। फाइनली मार्वल स्टूडियोज सैम रॉकवेल को इस रोल के लिए फाइनल कर रहा था, वही सैम रॉकवेल जिन्होंने सेकंड मूवी के अंदर जस्टिन हैमर का रोल प्ले किया है। लेकिन डायरेक्टर जॉन फेवरी को रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क का स्क्रीन टेस्ट बहुत पसंद आया था। साथ ही साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ट्रबल्ड पास्ट के बारे में जानने के बाद वो चाहते थे कि आरडीजे अपने उसी पास्ट लाइफ ट्रेजेडी और गिल्ट को इस कैरेक्टर के अंदर चैनल करें, और ऐसे मिला हमें हमारा आइकॉनिक टोनी स्टार्क। आइकॉनिक टोनी स्टार्क की कहानी तो हमने जान ली, पर इस आइकॉनिक टोनी स्टार्क का इंस्पिरेशन आखिर किस रियल इंसान से लिया गया था। अब मुझे मालूम है ये कोई मूवी एक्सक्लूसिव फैक्ट नहीं है, पर अगर आप एक आयरन मैन के फैन हैं तो आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए, और वो ये है कि स्टैनली ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को लेट अमेरिकन बिजनेसमैन हार्वर्ड रॉबर्ट ह्यूज जूनियर पर मॉडल किया था, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा एक्सेंट्रिक था, जहाँ पर वो बेसिकली एक बिजनेसमैन, पायलट, इंजीनियर, फिल्म डायरेक्टर और सोशल पर्सनालिटी थे, और ये भी अपने यूथ में अपनी प्लेबॉय लाइफस्टाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। इसके अलावा इन्होंने कई सारी एविएशन कंपनीज तो खोली ही, साथ ही साथ 1930 से लेकर 1940 तक इन्होंने कई सारे वर्ल्ड एयर स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए थे। सैडली किडनी फेलियर की वजह से 1976 में 70 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। वहीं पर अगर बात करें मूवीज की इंस्पिरेशन की, तो यहाँ पर मॉडर्न टाइम के जीनियस और इनोवेटर इलन मस्क के ऊपर टोनी स्टार्क को मॉडल किया गया है, और यहाँ पर उन्हें और उनके काम को समझने के लिए आरडीजे ने उनके और उनके काम के साथ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त बिताया। पहली मूवी के अंदर हमें आयरन मैन का एक बहुत बड़ा विलन देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर 90s के आयरन मैन की मूवी के प्लान को आगे बढ़ाया गया होता तो हमें एक बहुत बड़ा विलन
बहुत ही पहले देखने को मिल जाता, क्योंकि बेसिकली हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे कि जब फॉक्स के अंडर इस मूवी को डेवलप किया जा रहा था तो उस समय मोडॉक को आयरन मैन का मेन विलन दिखाया जाना था और हमें यहाँ पर उसकी भी ओरिजिन देखने को मिलती। फाइनली जब बात मार्वल के अंदर आई तो इनिशियली प्लान किया गया था कि पहली मूवी के अंदर हमें मैंडरिन देखने को मिलता, वो भी अपने 10 के 10 एलियन पावर रिंग्स के साथ। लेकिन जॉन फेवरियो इतने बड़े कैरेक्टर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आयरन मॉन्गर को इस मूवी का मेन विलन बनाया, जिसका रिवील हमें ओरिजिनली सेकंड मूवी के अंदर देखने को मिलता और बिल्कुल सॉरॉन और वोल्डेमॉर्ट की तरह मैंडरिन की सिर्फ और सिर्फ परछाई दिखाई। अब आयरन मैन की फैक्ट वीडियो है तो उसके सूट के बारे में बात कैसे नहीं होगी, जहां पर हम सब जानते हैं कि इस मूवी सीरीज के अंदर बहुत तगड़ा वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, पर फिर भी आयरन मैन के सबसे पहले आर्मर यानी मार्क 1 आर्मर के लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर इन सूट्स को प्रैक्टिकली लेट अमेरिकन विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट स्टैन विंस्टन की कंपनी ने बनाया था, जिनका जादू हमें जुरासिक पार्क, टर्मिनेटर और मैन इन ब्लैक जैसी सुपरहिट मूवीज में देखने को मिला था। वहीं पर दूसरी ओर ओबेडाया स्टैन का आयरन मॉन्गर का 10 फीट का 360 किलोग्राम वजनी एनिमेट्रॉनिक पपेट बनाया गया था, लेकिन मूवी के अंदर इसे ज्यादा यूज नहीं किया गया। वहीं पर अगर फाइनली बात करें आयरन मैन के मार्क 3 के सूट के डिजाइन की, तो इसे आयरन मैन कॉमिक बुक आर्टिस्ट एडी गार्नोव और इलस्ट्रेटर फिल शॉन्डर्स ने बनाया था, जो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट का बेस बना। जार्विस, जिन्हें हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म समझते थे, जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग कॉमिक बुक के अंदर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बजाय स्टार्क फैमिली का एक ह्यूमन बटलर था, जिसका पूरा नाम एडविन जार्विस था। लेकिन मूवी के अंदर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने का फैसला इसलिए किया गया ताकि ये बैटमैन कॉमिक्स की एल्फ्रेड की तरह ना लगे। वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर विजन के रोल से पहले पॉल बेटनी ने ही इसकी आवाज दी है, जहां पर पहली मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी सारी की सारी लाइनों को रिकॉर्ड किया था। वैसे आगे जाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस बात को भी रिवील किया गया कि एडविन जार्विस सचमुच हार्वर्ड स्टार का एक बटलर ही था, जो हमें एजेंट कार्टर सीरीज और एंड गेम मूवी के अंदर भी देखने को मिला था। भले ही स्पाइडरमैन का डेब्यू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एस्टैब्लिश होने के एक बहुत लंबे समय बाद हुआ था, लेकिन अगर सब कुछ मार्वल स्टूडियोज के प्लान्स के हिसाब से होता तो शायद स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स का एक शुरू से ही हिस्सा होता, वो भी सैम राइमी का स्पाइडरमैन, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज चाहता था कि आयरन मैन 1 मूवी के अंदर सैम राइमी के स्पाइडरमैन 2 का एक नोट दिया जाए, जहां पर इस बात को रिवील किया जाता कि टोनी स्टार्क ही था जिसने स्पाइडरमैन 2 में एल्फ्रेड मोनिला के डॉकॉक के मैकेनिकल आर्म्स को बनाया था। लेकिन ऑफ कोर्स कैरेक्टर राइट्स का पंगा हुआ और उन्हें इसकी परमिशन नहीं मिली। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे कि आखिर टेरेंस हावर्ड की रोडी को डॉन चीडल की रोडी से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिप्लेस क्यों किया गया। खैर, इसकी बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ी कहानी है, जहां पर टेरेंस हावर्ड के हिसाब से उन्हें 3 मूवी का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा गया था, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स ने उस समय क्लेम किया था कि जॉन फेवरियो को टेरेंस हावर्ड का काम पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने सेकंड मूवी के अंदर टेरेंस हावर्ड के रोल को छोटा कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी दूसरी मूवी की सैलरी में से 80% की कटौती की गई थी। वहीं पर दूसरी ओर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पहली मूवी के $5 लाख के सैलरी के मुकाबले $10 मिलियन पे किए गए थे और यही चीज टेरेंस हावर्ड को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। इवेंचुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से उन्होंने अपना डील तोड़ दिया और उनकी जगह पर डॉन चीडल को कर्नल जेम्स रोड्स के लिए हायर किया गया। इलन मस्क को आयरन मैन मूवीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बनाया गया है, बल्कि आयरन मैन 2 मूवी के अंदर हमें उनका और उनकी कंपनी स्पेसएक्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को भी मिला, जहां पर आयरन मैन 2 मूवी के अंदर जिस जस्टिन हैमर की फैक्ट्री को दिखाया गया है वो बेसिकली हाफ थ्रोन कैलिफोर्निया की इलन मस्क की स्पेसएक्स फैसिलिटी थी, जहां पर आप इसके एक्चुअल एम्प्लॉयज को पीछे काम करते हुए भी देख सकते हैं। साथ ही साथ टोनी स्टार्क जिस मोनाको रेस ट्रैक के पास रेस्टोरेंट में जस्टिन हैमर से मिलता है, वहां पर हमें इलन मस्क का भी कैमियो देखने को मिला था। सेकंड मूवी के अंदर हमें एंटोन वैंको का बेटा आइवन वैंको मेन विलन के रूप में दिखा और यहाँ पर मिकी रॉर्क ने अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक अलग ही लेवल की इंथुजियाज्म दिखाई, जहाँ पर उन्होंने सारे के सारे रशियन डायलॉग्स को खुद ही परफॉर्म किया था। साथ ही साथ उन्होंने इस कैरेक्टर के टैटू, गोल्डन टीथ, पेट बर्ड का आइडिया दिया था, जिसमें गोल्डन टीथ और बर्ड के लिए पैसे उन्होंने खुद ही खर्च किए थे। आयरन मैन 2 मूवी से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आइकॉनिक ब्लैक विडो का भी इंक्लूजन हुआ,
लेकिन अगर पुरानी कास्टिंग हुई होती तो आपको ब्लैक विडो का लुक बहुत ही अलग देखने को मिलता, क्योंकि इसका रोल पहले स्कारलेट जोहानसन के बजाय एमिली ब्लंट को ऑफर किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने 2010 के जैक ब्लैक स्टारिंग गुलिवर्स ट्रैवल मूवी के अंदर प्रिंसेस मैरी का रोल प्ले करने के लिए इस रोल को छोड़ दिया। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि इस रोल के लिए स्कारलेट जोहानसन प्रोडक्शन के 6 महीने पहले से ही तैयारी कर रही थी, जहां पर उन्होंने फिजिकल प्रिपरेशन के साथ साथ अपने बालों तक को रंग लिया था। और तो और उन्होंने अपने कैरेक्टर को 1939 की निनोच्का मूवी की नीना आइवनोवना और द स्पाई हु लव्ड की आन्या आमासोवा पर मॉडल किया था। सेकेंड मूवी की प्रोडक्शन के दौरान डायरेक्टर जॉन फेवरे को मार्वल स्टूडियोज अपने स्क्रिप्ट में कई सारे बदलाव करने के लिए फोर्स कर रहा था, जहां पर मार्वल स्टूडियोज के प्लान्स के हिसाब से वो स्क्रिप्ट के अंदर शील्ड की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा दिखाना चाहते थे, ताकि आगे जाकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने में आसानी हो। इसी चीज ने जॉन फेवरे और मार्वल स्टूडियोज के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, जिसके कारण जॉन फेवरे आयरन मैन की आने वाली मूवीज को डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे और उन्होंने आयरन मैन 3 की डायरेक्शन को छोड़कर डिज्नी की मूवी द मैजिक किंगडम को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई थी। यही कारण है कि आयरन मैन 3 मूवी को शेन ब्लैक ने फाइनली डायरेक्ट किया। जैसा कि मूवीज के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में चाइना एक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, यही कारण था कि आयरन मैन 3 को चाइनीज ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया था, जहां पर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था कि इस मूवी के अंदर न तो कोई चाइनीज स्टीरियोटाइपिंग हो, ना कोई नेगेटिव चाइनीज इन्फ्लुएंस। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर कॉमिक बुक से अलग द मैंडरिन को एक नॉन चाइनीज विलन दिखाया गया था और यहाँ पर बेसिकली द मैंडरिन को आल्ड्रिच किलियन की एक प्रॉक्सी पर्सनालिटी के रूप में दिखाया गया था, जिसे मूवी के अंदर बेन किंग्सले ने प्ले किया था। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग को ये बात मालूम हो कि इस मूवी के अंदर एंथनी मैकी, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फैल्कन के रूप में भी दिखे हैं, उन्होंने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था एंड थैंकफुली उन्हें ये रोल नहीं मिला। वैसे इस मूवी के अंदर द मैंडरिन की पर्सनैलिटी लोगों को पसंद नहीं आई और मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली एक रियल मैंडरिन को रिवील करने का फैसला किया, जिसे इस साल शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में रिवील किया जाएगा। पहली मूवी की फिल्मिंग के दौरान आयरन मैन मूवी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसके कारण जॉन फेवरे ने एक्टर्स को अपनी ओर से लाइंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए इंस्पायर किया था और रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस चीज में तो इतने माहिर थे कि बाकी लोगों को इस चक्कर में घबराहट होने लगती थी। और आयरन मैन मूवी का वो फाइनल सीन तो आपको याद ही होगा, जहां पर टोनी स्टार्क खुद को आयरन मैन बताता है और अपना फेमस लाइन आई एम आयरन मैन बोलता है। वेल ये भी बेसिकली रॉबर्ट डाउनी जूनियर का अपना ही इम्प्रोवाइजेशन था, जिसे मूवी के फाइनल कट में भी ऐड किया गया और यही चीज कारण बना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सुपर हीरोज की किसी सीक्रेट आइडेंटिटी को न रखने का। फाइनली इसी चीज का ट्रिब्यूट हमें एंड गेम मूवी में भी देखने को मिला, जहां पर टोनी इन्हीं लाइंस को अपनी लास्ट लाइन के रूप में बोलता है। अब चलिए बात करते हैं इन मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स मुझे ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये मूवीज कितनी ज्यादा बेहतरीन और लोगों पर कौन कौन से इन्फ्लुएंस छोड़ चुकी हैं, और इसका सीधा असर हमें देखने को मिला इन मूवीज के कलेक्शन में, जहां पर आयरन मैन की ही अकेली फ्रेंचाइजी ने मार्वल स्टूडियोज को 500 से 600 मिलियन डॉलर्स की बजट पर 2.4 बिलियन डॉलर्स कमा के दिए हैं, जहां पर अकेली आयरन मैन 3 मूवी ने 1.2 बिलियन डॉलर्स की टोटल वर्ल्ड वाइड बिजनेस की। वहीं पर दूसरी ओर इन मूवीज ने एकेडमी अवार्ड्स में भी अपनी जगह बनाई, जहां पर आयरन मैन 1 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वहीं दूसरी और तीसरी मूवीज को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द आयरन मैन मूवी फैक्ट्स। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो में बताए हुए कई सारी चीजों को पहले से ही जानते होंगे, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो को इंटरेस्टिंग रखने की। इसीलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आयरन मैन मूवीज के आप कौन कौन से फैक्ट जानते हैं हमें कमेंट्स में मेंशन जरूर करिएगा। ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस चैनल पर शुरुआत हो गई है और जल्दी ही एमसीयू के पास्ट और रिसेंट प्रोजेक्ट्स पर भी वीडियोस अपलोड होंगी, और अगर आप इन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।